बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ में हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, आज 23 मार्च है। आज वो तारीख है, वो दिन है जब सब कॉन्टिनेंट के, जब बरे सगीर के मुसलमानों ने एक अलहदा वतन के क़याम की एक ठोस बुनियाद रखी थी। एक वो रियासत जहां पे वो इस्लाम को आसानी से बाआसानी प्रैक्टिस कर सके। 1940 में लाहौर के मंटो पार्क में होने वाली जो मंजूर की गई करारदाद पाकिस्तान ने एक नई डायरेक्शन दी थी जो बरे सगीर के मुसलमान हैं उनको। वो मुल्क हकीकत भी बना। वो जो ख्वाब देखा गया था उन मुसलमानों की जानिब से, वो ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। हमें पाकिस्तान की सूरत में खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला ने दिया। आज जब 85 साल गुजर जाने के बाद ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हमने वो मुल्क हासिल तो कर लिया, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम इस ख्वाब को हकीकत में ढाल सके या नहीं, जो हमारे आबा अजदाद ने ख्वाब देखा था? या ये महज एक रस्मी कार्रवाई की जाती है आज के रोज़, हम लोग इसको एक रस्मी अंदाज में सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं? इस पर बात करने के लिए मुझे शो में ज्वाइन करिए आमना शेख साहिबा, साथ ही ज्वाइन करेंगे मैं बैरिस्टर सादर रसूल। आमना, खुश आमदीद कहती हूँ आपको। पाकिस्तान डे सबसे पहले मुबारक हो। ये बताएं कि आज एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी, जब अगर उससे आप जाके पूछेंगे कि क्या आज के दिन की जो अहमियत है, सिग्निफिकेंस को जानते हुए, क्या वो खुशी से उसको सेलिब्रेट कर सकता है? क्योंकि जो उन्होंने, हमारे आबा अजदाद ने जो ख्वाब देखा था पाकिस्तान जिसके लिए हासिल किया था कि एक इस्लामी फलाही रियासत होगी, आज हम बन चुके हैं वैसी रियासत। देखिए नम्रा, आपने बड़ा अच्छा एक बीच में जुमला बोला। आपने कहा कि जब इस्लाम, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया ताकि वो इस्लाम को बगैर किसी खौफ और डर के प्रैक्टिस कर सके। अब बात ये है कि इस्लाम प्रैक्टिस करने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इस्लाम प्रैक्टिस करने का कॉन्सेप्ट और अलहदा मुल्क का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जो मुसलमान थे इंडो पाक के, उनके ऊपर बड़े जुल्म किए जाते थे। उनको अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वजह से निशाना बनाया जाता था, उनके साथ बड़ा तशद्दुद किया जाता था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब कायद आज़म ने क़याम किया पाकिस्तान का, तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हर शख्स आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सके। और जो हम हर रोज़ बैठ के यहाँ पे सियासत डिस्कस करते हैं, जो हम बैठ के ये सारी बातें करते हैं कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की शक्ल बन चुकी है, और सियासत का जिक्र स्पेसिफिकली इस चीज़ में करना इसलिए ज़रूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे सियासत या पॉलिटिशियंस या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अच्छा होगा या बुरा होगा यही इस चीज़ का तयन करेंगी। क्योंकि जिस तरह की हुकूमतें होंगी, जिस तरह का मुकन्नना होगा, उसी तरह अवाम या पाकिस्तान का जो मुल्क है वो उस तरह से चलेगा। सो मैं समझती हूँ कि एक तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर जो एक चीज़ लैक करती है एज पाकिस्तानीज़, सॉरी अगर सुनने वालों को भी लग रहा हो शायद मैं भाषण दे रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो एक चीज़ हमारे में लैक करती है ना, वो पाकिस्तानियत है। हम इतने ज़्यादा डिवाइडेड हो चुके हैं इस वक्त, हर तरह से डिवाइडेड हो चुके हैं। हम सिंधी, बलोची, पंजाबी की तरह भी डिवाइड हो चुके हैं। हम ये जो कोई वर्ड्स हैं जी, पटवारी और जियाला और क्या क्या, इनकी तरह भी हम सियासी तौर पे भी हम डिवाइडेड हैं, हम रिलीजियसली भी डिवाइडेड हैं। देखिए बात ये अभी कुछ अर्सा पहले मैं सुन रही थी, चीफ जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बात की जब तलबा से, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे एज ए फौजी ना सिंधी पता है, ना बलोची पता है, ना पंजाबी पता है, ना पठान पता है, ना मुझे किसी की ज़ात पता है, ना मुझे किसी का जेंडर पता है। मुझे सिर्फ एक बात पता है और वो पाकिस्तान की बात। सो जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे ना, और जिस दिन ये बात हम सीख जाएंगे, एक दूसरे से इख्तलाफ करें, अगर सियासी बुनियाद पे इख्तलाफ करते हैं, किसी रिलीजियस बुनियाद पे इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे के इख्तलाफ की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो गया है। और जिस तरह की पोलराइजेशन आ गई है, क्योंकि मैं बचपन से सियासी तौर पर बहुत एक्टिव रही, इंगेज रही। मुझे याद है कि मैं अपनी दादी के साथ व्हेन आई वाज 6-7 years old, तो उस ज़माने में एग्जैक्टली, सो जिस ज़माने में इलेक्शंस होते थे, मैं उस उम्र में भी उनके साथ इलेक्शन कैंपेन्स पे जाती थी चीज़ें। तो कभी ये नहीं देखा कि लोग एक दूसरे से इस तरह का, एक दूसरे को देखना मिलना पसंद ना करते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे के ख़ानदान तक चले जाते हो। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। और अगर आज हम ये कहते हैं कि हमें वो पाकिस्तान जिसका हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था वो नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर हमें दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर ये देखना चाहिए कि आज के दिन में, सिर्फ आज एक 23 मार्च की मिसाल ले लेते हैं, और मैं तमाम सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के दिन में आपने कितने
सियासी इख्तलाफ रखने वाले लोगों के बारे में ट्विटर पे कोई गंदी बात लिखी, आपने कितने लोगों की बात से इख्तलाफ करते हुए उनको झाड़ा या उनसे गलत बात की, सिर्फ इसका अंदाज़ा लगा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान क्यों नहीं है जिस पाकिस्तान का लेकिन हमारे आमना, बड़े आज मैंने कुछ पाकिस्तानियों से कुछ आम जो शहरी मुझे मार्केट्स में मिले, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की सिर्फ ये जानने के लिए कि वो उनकी पल्स क्या है, पब्लिक पल्स क्या है। तो जो मुझे समझ आया वो ये कि उनकी ज्यादातर की राय ये थी कि ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई होती है, इस दिन को ये वजीर आजम भी आ जाते हैं, तकरीर करते हैं, आवाम से बात करते हैं, सदर भी आते हैं, बात करते हैं, अस्करी क़यादत भी आती है, बात करती है आवाम से, लेकिन हमारे हुकूक के बारे में कोई बात नहीं करे, हमें हमारे हुकूक नहीं दिए जाते। आज एक गरीब आदमी जो मार्केट में ज्यादातर आवाम आपको मिली, वो कहते हैं हम तो रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम ये रस्मी कार्रवाई इसके दो पहलू हैं, और एक तरफ मेरे पे शायद सियासी जिम्मेदारी ये है कि मैं हमेशा गवर्नमेंट को डिफेंड करूं या मैं हमेशा अच्छी बात करूं, लेकिन शायद मेरी बात तल्ख लगे। लेकिन मसला पाकिस्तान का ये है, मैं अपने समेत कहूंगी कि हम लोगों ने उंगली उठाना सीख लिया है। हमने ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि जब मैं एक उंगली किसी पे उठाता हूँ, भले वो हुकूमत पे उठा रहा हूँ, तो 4 उंगलियां 4 सवाल मेरे ऊपर भी उठते हैं। 4 चीजें मुझे अपने आप से भी पूछनी चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे, क्या बतौर पाकिस्तानी निभा रहा हूँ। मुझे अफसोस होता है जब मैं ये देखती हूँ कि हमारी आवाम में लोग भूखे मर रहे हैं, या उनके पास खाने की रोटी नहीं है, या उनके पास बजट लिमिट और फैसिलिटीज, जिसके लिए आवाम काम कर रही है और जिसके लिए हुकूमत काम कर रही है, और हुकूमत का फर्ज भी है कि वो काम करें। लेकिन हमें एज पाकिस्तानी जिस दिन तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, जिस दिन तक हम अपने आप को पाकिस्तानी के तौर पे पहचान अपनी नहीं कराएंगे, उस दिन तक हम ये उम्मीद रखें कि हम दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे कभी भी। और ये बात मैं हर हुकूमत, देखिए आज का वो दिन है कि आज हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। आज आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात की, बड़ा अच्छा सवाल उठाया, तो आज हमें, मैं किसी और पार्टी को भी ये नहीं कह रही कि उन्होंने क्या किया हमने क्या किया, मैं ये कह रही हूँ एज पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी को समझें, एज पाकिस्तानी शरीयत पे, सूबाइयत पे, पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे डिवाइडेड ना हो। जब आप पाकिस्तान को पहले रखेंगे, जब आप पाकिस्तान की इज्जत करेंगे, देखिए अनफॉर्चुनेटली हुकूमत पे तो हम उंगली उठाते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं नीचे डाउन टू द रोड साइड वेंडर, कितने लोग हैं जो बेईमानी कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि अगर उनका ये सवाल है या ये उनका ये कहना है कि जी उनके पास खाने को रोटी नहीं है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। और मैंने इस वक्त हुकूमत के डिफेंस में ये बात नहीं की, मैंने ये बात की है कि जो मैं फील करती हूँ कि हम लैक करते हैं एक पाकिस्तानी होने का जज्बा, ये अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बहुत लैक करते हैं, और इसलिए हमें वो पाकिस्तान नहीं मिलता जो हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ख्वाब देखा था, वो उंगली उठाने से ज्यादा मेहनत करते थे, जिद्दोजहद करते थे, अपने ऊपर जाता था। साथ साहब, आमना की राय है कि आज हम 85 साल गुजरने के बाद भी जो हमारे आबा अजदाद ने ख्वाब देखा था, जो एक अच्छे पाकिस्तान का, वो शायद इस वजह से पूरा नहीं हुआ क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है। हम बहुत से फ्रंट्स पे अगर देखें तो हम लोग आज डिवाइडेड हैं। सो क्या वो डिवीजन ही आपको सबसे बड़ी वजह लगती है, या फिर आपको ये भी लगता है कि हमारे हुक्मरान जो भी आए उनकी भी बहुत सी गफलतें हुई जिनकी वजह से आज हम इस जगह पे खड़े? देखिए, मैं मैडम की बात से बसद एहतराम एग्री नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि हमारे अंदर लसानियत पे, सूबाइयत पे, फिरकावारियत पे हमारे अंदर तकसीम है, ये बात दुरुस्त है, ठीक। लेकिन ये तकसीम बहुत सारे और ममालिक में उनकी मुतल्लिका लिसानियत, सूबाइयत, फिरकावारियत के ऊपर ये तकसीम रही। वो ममालिक पासपोर्ट में बिल्कुल आखिर से 2nd नंबर पे, और वुमेन्स राइट में बिल्कुल आखिर से 3rd नंबर पे, और डेमोक्रेसी में बिल्कुल आखिर से 4थे नंबर के ऊपर नहीं है। उनके अंदर भी ये तफरीक मौजूद है, वो नहीं है और हम हैं। हमें कुछ और बातों के बारे में सोचना चाहिए। हुआ ये, और मैं इसको इस तरह देखता हूँ, मैडम ने बिल्कुल कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर बंदे की होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों की है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान में अपने घर में रहता हूँ तो एक शख्स की, कि मैं अगर कूड़ा फेंक रहा हूँ तो वो किसी टोकरी के अंदर फेंकूँ। Exactly. लेकिन अगर मैं टेलीविजन के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर एक शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे ऊपर पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरी आवाज़ से बहुत सारे लोग या उसको सुन के अपना कोई फैसला करेंगे, हो सकता है चेंज कर लें, हो सकता है ना चेंज करें, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज्यादा है।
अगर कोई शख्स एक डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर लग जाए तो उस डिप्टी कमिश्नर की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कह सकते कि उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला एक रेगुलर बंदे की भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिप्टी कमिश्नर की है। नहीं, आपको आपकी पावर के कमेंसरेट, जिसके पास जितनी ताकत है उसके कमेंसरेट स्टेट के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आइन के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसी तरह इसी एनालॉजी को आगे बढ़ाते हुए ये बात दुरुस्त है कि तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर एक एक पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये जो 80 अरब रुपए का इफेक्टिवली 25 ईयर डेफिसिट जिसको हम बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज प्रेडिक्ट कर रही हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह देता पे नहीं है, अकरम मोची पे नहीं है। बिल्कुल भी Sorry, आपने कॉन्वर्सेशन मिस कर दिया ना, तो आप उसका अगर कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं बात समझ पूरी कर सके। सकूं मैम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चंद लोगों पे है, ख्वाह वो इस पॉलिटिकल पार्टी के हों, ख्वाह वो और किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों। इसमें हुकूमत सिर्फ नहीं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे रियासत के इदारे, हमारी अदालत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पाकिस्तान के निज़ाम में लोगों को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या एक तबका अमीर से अमीर तर होता चला जाएगा और दूसरा तबका पस से पस तर होता चला जाएगा? क्या एक के जिनके पास वैसे ही सारे हुकूक हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ रही होंगी और जिनके पास हुकूक नहीं है उनकी अदालतों पर भी आप काबिज हो जाएंगे? क्या ये तफरीक जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मिरास नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपना इसमें शेयर डाला, क्या ये तफरीक खत्म होगी और इसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है? तो मैं मैडम से डिसएग्री करते हुए दो दुआओं के साथ आज अपनी इस बात का इख्तिताम करूंगा। एक ये कि अल्लाह करे कि वो वक्त जिसमें अमीर अमीर तर होता गया, ताकतवर ताकतवर तर होता गया, वही लोग जो 85 के अंदर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद थे वही 2025 के अंदर भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। अल्लाह करे कि वो कौम, वो जनरेशन जो खामोशी से इस महकूमियत के अंदर रही, उसका वक्त ख़त्म हो चुका हो और जैसे मैडम ने कहा, पाकिस्तान का हर बच्चा उंगली भी उठाए, आवाज़ भी उठाए और ताकत से उंगली उठा के पूछे कि बताएं ये आप क्या आपने करें। ताकत के साथ क्या मेरी किया? दूसरी दुआ, अल्लाह करे कि इसी के साथ साथ हमें एक ऐसा सदर भी मिले जो तकरीर थोड़ी सी मुनासिब करे ताकि इस दिन का वकार मज़ीद नम्रा, मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि बड़ा आज का दिन जो है और आज का टॉपिक जो है एटलीस्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, और साथ साथ में क्योंकि मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी मिस कर दी थी तो शायद उनको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था। मैं ये चाहती हूँ कि इस मुल्क का हर बच्चा उंगली ज़रूर उठाए, सवाल ज़रूर उठाए, लेकिन सवाल ये उठाए कि ये मेरा मुल्क है, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। इस तरह उंगली ना उठाए कि ना मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, ना मैं इस मुल्क के लिए काम करना चाहता हूँ, ना मैं इस मुल्क के अंदर सदाकत और अमानत से अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ उंगली उठाना, ये चीजें अनफॉर्चुनेट। और मैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं और कहते हैं हम यहाँ के शहरी नहीं हैं, हम यहाँ पे एवनफील्ड में रहते हैं, पाकिस्तान के टैक्स के रिकॉर्ड के अंदर नहीं आएंगे, हमारी अदालतें बुलाती रहेंगी नहीं आएंगी, उनका ये मुल्क नहीं है। ये मुल्क उन लोगों का है जो रेडी क्या पढ़ लिख की बात और जो रेडी पे खड़े हैं गर्मी में, धूप में, जिनको जब वो इस्लामाबाद के अंदर आते हैं तो टीयर गैस और रबर बुलेट से उनका इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों का एक और बात, एज अ पॉलिटिशियन साथ साथ तो आज भी सियासत करने के मूड में, वो उनकी ख्वाहिश है या उनका नजरिया है। मैं आज के दिन ना सियासत कर रही हूँ ना करना चाहती हूँ। मैं जेन्युइन इश्यूज जो मेरे दिल में है, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं पॉलिटिक्स में आने के बाद, मैं उन पे बात कर रही हूँ। और मैं आपके साथ अपने ज़ाती तौर पे 2 इंसिडेंट्स ऐसे शेयर कर देती हूँ जिससे आपको फील होगा। बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में सियासत का जो एज अ पॉलिटिशियन हम लोग जब हल्के में जाते हैं, जब अवाम में जाते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। हम हल्के में जाते हैं सिर्फ ये सोच के, हम नहीं, तकरीबन तमाम सियासतदान हल्के में जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि हमने वो काम करना है जिससे हमें वोट मिले। हम ये नहीं सोचते कि हमने वो काम करना है जिससे हमारे हल्के वालों की, हमारे पाकिस्तान के लोगों की, शहरियों की बेहतरी हो सके। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देती हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं जाके खवातीन से मिलती हूँ, 200, 300, 400 खवातीन से अगर मैं एक दिन में मिल रही हूँ, तो उसमें से बेशतर आती हैं मेरे पास अगर कोई रिक्वेस्ट लेके कि जी मेरे घर में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और 6 बेटियों की मैंने शादी करानी है, तो उनके जहेज का इंतजाम कर दें। अब उसका एक तरीका ये है कि मैं उन 6 बच्चों की जहेज का इंतजाम कर दूं और बोलूं कि चलो यार 6 खानदानों के वोट तो मेरे पक्के हो गए ना।
दूसरा तरीका जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, जो हम पूरी नहीं कर पा रहे, वो ये है कि मैं उनको ये समझाऊं कि अपनी बेटियों के जहेज का सोचने के बजाय उनको पढ़ाने लिखाने का सोचो, उनको कोई हुनर दो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो, जहेज की लानत से दूर करो। इसी तरह जब मेरे पास कोई आता है ये कहने कि जी मेरे मियाँ के पेट में दर्द है इसलिए वो काम नहीं कर सकता, मेरी महीने का खर्च मुझे देना शुरू कर दे, तो मैं उसको महीने का खर्च देने के बजाय ये समझाऊं या फैसिलिटेट करूं कि भाई आप ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज है। हम लोग जब तक इन चीजों को, और ये अक्रॉस पार्टी चीजें, जब तक हम अपनी आवाम को अपलिफ्ट करने पे काम नहीं करेंगे ना, सिर्फ उनके छोटे छोटे मसाइल का टेम्परेरी हल निकालते रहेंगे इसलिए कि वो हमें वोट दे दें, तब तक हम वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब देखा जाए उसमें नहीं जा सकते। वोट कौन देगा? नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हम ये सोचेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो पाकिस्तान ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगा ना। अच्छा, एक और टॉपिक भी है, नाज़रीन को बताती चलिए। सॉरी, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूं कि मैं मैडम की बात से एग्री नहीं करता। आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए कि लोगों के बहुत मजबूरियां हैं, लोग बड़े अजीब से, चले इस पे बात करते हैं। एक और टॉपिक मजलूम से मुआशरे में बड़े पसमानदा तरीके से रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कि उनके पेट के दर्द की वजह से वो ना जाएं किसी के दर पे। अगर वो आ गए हैं तो साथ साथ आई थिंक ये बड़ी पर्सनल चीज है, हेल्प करना या ना करना। तो मैं यहाँ बताना नहीं चाहती, बात ये की है कि हम लोग डायरेक्शन नहीं दे पा रहे आवाम को। ये मैं समझती हूँ, हो सकता है मेरी पार्टी के भी तमाम सुनने वाले मेरे पे बहुत खफा हो जाएं इस बात से, लेकिन मैं ये समझती हूँ एज ए मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली कि हम तमाम लोग इस चीज में फेल हो रहे हैं कि हम अपने घर के वर्कर्स हो, अपने हल्के की आवाम हो, हम उनको डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, हम उनको अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे, उनको वो रास्ता नहीं दिखा पा रहे जिस पे चल के उनकी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। हम उनको इस तरह के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से शायद उस वक्त में तो उनका भला हो जाए, लेकिन सारी जिंदगी वो इसी तरह लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर नहीं। चलें ठीक है, अब हुकूमत है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दीगर जमातों की, अब हम दुआ करते हैं कि हुकूमत का नमरा, देखिए ये इसी डिफरेंस की बात कर रही हूँ, ये हुकूमत का काम नहीं है, ये एज इंडिविजुअल्स जितने मेंबरान हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जीते हुए या हारे हुए, जो अपने अपने हल्के के, अपने अपने इलाके के नामवर लोग हैं, हुकूमत के ये हमारे हुए ना, वो हुकूमत के भी हैं, ऑपोजिशन के भी हैं, हारे हुए कैंडिडेट्स भी हैं, दोनों पार्टीज के। अच्छा, ये हम सबका इंडिविजुअली, क्योंकि ये वो काम है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब आके जो है वो रावलपिंडी के किसी गांव के लोगों को आके अपलिफ्ट नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर वहां अपने ऑफिस में बैठ के वो मसाइल हल जरूर करेंगे, नहीं, लेकिन वो चल के नहीं आएंगे, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग करेंगे, वो गवर्नेंस को देखेंगे, वो सब कुछ मैनेज करेंगे। मैंने पहले कहा मैं हुकूमत को डिफेंड नहीं, ये पॉलिसी मेकिंग से बहुत आगे की चीजें, इसका पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी बहुत अच्छी बन गई है। मुझे बताएं वुमेन राइट्स की, हम एक एग्जांपल ले लेते क्योंकि इन्होंने कहा, मुझे बताएं वुमेन प्रोटेक्शन की हमारे पास हर तरह की पॉलिसी मौजूद है, हर तरह का लॉ मौजूद है। जब तक उस गांव में बैठी हुई खातून के पास कोई चल के जाएगा नहीं, उसको ये हिम्मत और हौसला नहीं देगा जो उसके अपने इलाके का है, जो वहां पे मौजूद है फिजिकली, जो उसको ये बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं, मैं तुम्हें गाइड भी कर रहा हूं, मैं तुम्हारा लीगल एक्सपेंस भी शेयर करूंगा सब। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब तो, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही क्यों ना हो, मैं उनकी दफा भी यही कहूंगी, आप लोग इसको सियासी रंग दे रहे हैं, ये सियासी बात नहीं है। अच्छा नहीं, ये सियासी बात हम दुआ करते हैं हर अगले साल आमना जब हम ये शो करें, अच्छा हुआ। एक और चीज की निशानदेही करना चाहूंगी, जिस बात से मैंने बात शुरू की थी, जो साथ साहब ने नहीं सुनी, वो बात हमने पिछले 8-10 मिनट में इस शो में प्रूव कर दी है कि बात पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी की हो रही है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि आवाम को, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत है, डायरेक्शन देने की जरूरत है, उस पे भी अगर आप दोनों सियासत करें, दिस इज व्हाई वी आर नॉट यूनाइटेड एज पाकिस्तानी, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान की बेहतरी भी नहीं सुनना चाहते, वो भी बर्दाश्त नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक पीएमएलएन की मेंबर असेंबली की तरफ से आ रही है। यहीं कोई पीटीआई वाला बैठ के अगर कोई भी बात करेगा, आप कहेंगे जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान भी नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बात करेगा उसको जरूर गलत कहेंगे, झूठी बात करेगा उसको कहेंगे कि आप ठीक बात कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करने लगे, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त सामने, वो पेशरफ्त क्या, ब्रेक के बाद बात होती है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात की बहाली है, उससे मुतालिक एक नई राह हमवार हुआ ये कि काबुल में पाकिस्तानी नुमाइंदा
नुमाइंदा खुसूसी जो है मोहम्मद सादिक और अफगान वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात हुई, अमीर खान मुत्तकी। ये जो अहम मुलाकात है, बताया जा रहा है कि ये तिजारत ट्रांजिट से मुतालिक इस पे बातचीत हुई खुलकर, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात वाकई तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन है इसको कम करने में कारआमद साबित होगी या नहीं, या फिर ये हम कंसिडर करें कि ये सिर्फ सिफारती हुदूद तक हो रहा है, सिफारती बयानात की हुदूद तक ही रहेगा ये। अच्छा, अब अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर जो हैं महरंग बलोच, उनको गिरफ्तार तो खैर कर लिया गया था, लेकिन उनको कोयटा जेल मुंतकिल भी कर दिया गया। हुकूमत का इस वक्त ये दावा है कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर हमला किया, ये जो मुजाहिरीन है, और जबकि बलोच यकजहती कमेटी इससे इत्तेफाक नहीं करती। सो ये क्या है मामला, इस पे बात करते हैं। साथ साथ सबसे पहले तो बताएं कि ये जो मीटिंग हुई है, अब इस पे बताया ये जा रहा है कि ये इस पे बातचीत तिजारत और ट्रांजिट से मुतालिक हुई है। सो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो अभी उधर ही रहते हैं, ऐसे ही है? मैं सबसे पहले तो, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी बात आपकी इजाजत से हम 2 मिनट लंबी करेंगे, सबसे पहले तो महरंग बलोच साहिबा वाली बात करें जी, वो भी हमने कि महरंग बलोच साहिबा को मेरे ख्याल में रिहा कर देना चाहिए। अच्छा, वो लोग जो रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमने अभी पिछले कुछ अरसे में ही देखा, अफगानिस्तान की बात भी इसी के साथ जुड़ेगी कि लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का दिल ये है कि बात से कुछ मसला सॉल्व हो। जो भी नाराज है, ख्वाह वो सियासी पॉलिटिकल पार्टी नाराज हो, ख्वाह वो रीजनल कोई ग्रो नाराज हो, ख्वाह वो हमारे हमसाए अफगानिस्तान के अंदर नाराज, हमें बात करके गोली या सख्ती या जेल या इस तरह की कोर्सिव एक्शन की बजाय बात करके पाकिस्तान के मसाइल सॉल्व करने चाहिए। उन सबसे बात करनी चाहिए जिन्होंने 250 बंदों को यरकमाल बनाया और जिन्होंने बलूचिस्तान के कितने फर्क है। आप डॉक्टर महरंग बलोच के बारे में ये नहीं महरंग कह सकती। बलोच के वालिद जो हैं वो सर्टिफाइड BLA के कमांडर थे। मैं सिर्फ उनको बता रही हूं, इन्फॉर्म करी हूं। सॉरी मैडम, सही है, लेकिन इस तरह तो नहीं, आपने कहा कि टेररिस्ट नहीं है, अगर BLA नहीं इजाज़ उल हक साहब के वालिद जो है वो डिक्टेटर थे, और भाई वो और थे, ये और हैं। आप थोड़ी मेहरबानी करें, ऐसे नहीं कर सकते। आप उन लोगों से बात करें जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर से सारे टेररिस्ट नहीं है। आप उनको कौमी धारे ये में बात डालें। BYC से होनी चाहिए, ये बात BYC से होनी चाहिए। सारे भाई टेररिस्ट किसी को भी नहीं पता कि कौन साहब, ये BYC से होनी चाहिए बात या अफगानिस्तान से बात होनी चाहिए? सॉरी, मैं बड़ा complicated हो जाता है ना। अफगानिस्तान की बात थोड़ी सी और करता हूँ। मेरे ख्याल में पहले BYC से बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में 2 मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। बलोचिस्तान का मसला पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। इसका सियासी सोल्यूशन है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, इंटीरियर मिनिस्ट्री, दीगर लोगों ने करना है। अफगानिस्तान का मसला पाकिस्तान का एक फॉरेन अफेयर्स का मसला है। उसको चले मैं शुरू यहां से कहूं, मैं आपकी ऐड कर दूं इजाजत बात। से। जी, मैं इसको इसलिए रिलेट कर रही हूँ इसे कि यही इंटरनल मसला, यही सेपरेटिस्ट एजेंडा, उसी को तकवीत बाहर से फिर इसलिए मिल रही है ना क्योंकि ये इंटरनल मसला है। सॉरी मैडम, दो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। BLA कनेक्टेड है अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऑपरेशन बेसिस से। मैं BLA को डॉक्टर महरंग बलोच नहीं कह रहा, या उनके पीछे जो अफगानिस्तान के कुछ नौजवान लोग खड़े हैं, हम इनको इक्वेट नहीं कर सकते। इन लोगों से आपने कोई बात करके सियासी मसला करना है, जो आपके खिलाफ हथियार उठा के आपके लोगों को, आपके सिविलियंस को, पुलिस वालों को, फौजियों को शहीद कर रहे हैं, उससे तो आपने लड़ना ही लड़ना है। हम पिछले 25 साल से लड़ रहे हैं, उसके अंदर तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अफगानिस्तान से की बात को तो मैं शुरू यहां से करूं। देखें, पाकिस्तान की, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स के लिए भी, CPEC और दीगर रूट्स के लिए भी, अफगानिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल रिलेशनशिप के लिए और हमारी इकोनॉमी, ट्रेड के लिए, सब के लिए अफगानिस्तान का एक रोल है। अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर होने चाहिए। जिस वजह से इसहाक डार साहब का जो बयान है अफगानिस्तान के ऊपर, वो कितना ज़रूरी है आप जानती हैं। अब हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं और किसी को ये नहीं पता कि इसहाक डार, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान पे कोई बात नहीं की, कोई बयान नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतने इंपॉर्टेंट मुल्क से, जो हमारी ट्रेड पॉलिसी में भी इफेक्ट करता है, सिक्योरिटी पॉलिसी में भी इफेक्ट करता है, फॉरेन पॉलिसी में भी इफेक्ट करता है,
اس کے اوپر فورن منسٹر کا یہ کہ ہم جنگ ہو جائے گی، پہلے عسکری اداروں کی طرف سے کہا کہ ایک پاکستانی کی جان بھی پورے افغانستان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ان کا یہی کہنا بنتا تھا، وہ عسکری ادارے ہیں، دیگر لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی، پولیٹیکل لیڈرز، فورن منسٹر نے کیا کہا ہے افغانستان کے اوپر اس وقت تک؟ یہ پاکستان کی پالیسی ہے جو انہوں نے کہا ہے، اگر میڈم بتا سکیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، آمنہ جو ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ڈائیلاگ کر لینا چاہیے، بیرسٹر سیف نے آج بھی ایون یہ کہا کہ ہمیں اگر ڈائیلاگ کرنے دیتی ہے حکومت تو ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں وہ گن سے نہیں بلکہ بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ سو کے پی گورنمنٹ جب بار بار یہ بات کہتی ہے تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے کچھ انیشیٹ نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرف جا نہیں سکتی ہے حکومت؟ نمرہ، سب سے پہلے تو میں ساتھ صاحب کے ساتھ یہ شیئر کر دوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، یہ پوری ڈیٹیل جو ہے تقریباً 18 صفوں کی سٹیٹمنٹ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، نہیں فورن منسٹری نہیں، فورن منسٹر ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر کی طرف سے نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا ہے مجھے بتائیے۔ اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور میں آپ سے شیئر کر جا رہے ہیں عمرے پہ واپس آ رہے ہیں، کسی نے بات کی ہے؟ انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ ریمارکس بائی دا ڈیپٹی پرائم منسٹر اینڈ فورن منسٹر سینیٹر محمد اسحاق ڈار۔ میڈم ایشوڈ انڈر دی اتھارٹی آف دی سیکریٹری، ایسے نہ کریں۔ یس آف کورس، ان کا ڈپارٹمنٹ کرنی ہے نا، اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں انہوں نے ملک کے اندر۔ بات کی ہے ساتھ صاحب، اب انفارچونیٹلی شاید آپ کو اس سٹیٹمنٹ کا پتہ نہیں تھا تو کبھی کبھار مان لینا چاہیے کہ جی اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی۔ اس کو صرف اور صرف نہیں، فورن منسٹری کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ لائر ہیں، اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ بات پوری کرنی، دیکھیے منسٹری اپنے منسٹر سیکرٹری کے تھرو ایک آفیشیل چینل کے تھرو ہر فورن ایشو کے اوپر فورن منسٹری ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے، اعلامیہ آ جاتا ہے۔ جی ٹھیک، فورن منسٹری کا اعلامیہ الگ ہوتا ہے، وہ اچھا وہ دکھا دیں، ان دونوں میں فرق بتا دیں کون سا؟ میں نے آپ کو بتا دیا فورن منسٹری کا اعلامیہ دکھا دیں، پھر اگر یہ فورن منسٹر کا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، کوئی ہوگا نہیں، یہی ہے۔ نمرہ، میں آپ کو اتنی چھوٹی سی بات، ساتھ صاحب کا ایکچولی بحث برائے بحث کرنے کا تھوڑی سی ان کی عادت ہے، ایز اے لائر، ایز اے لیٹیگیٹر ان کو شوق ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ لا کا بھی ایک پرنسپل ہے، جب ایون جعلی سگنیچرز کی بات ہوتی ہے نا، اگر ایک شخص جا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے سگنیچرز ہیں، آپ اس کو نہیں کنٹیسٹ کر سکتے، وہ اس کے تھے یا نہیں تھے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سگنیچرز ہیں آپ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب اور ان کی منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ ہے، سعد صاحب یا سعد صاحب کی پوری پارٹی یا کوئی اور اس وقت آ کے یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے اور اس میں کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ آج یہ سوال بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کامنٹ نہیں کیا، اسحاق ڈار صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پہلی دفعہ منسٹر نہیں بنے۔ نہیں، لیٹ سے نہیں، ان کو کریکٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب ہے کہ بات چیت کی طرف کیا کرنے کیا جا رہے ہیں۔ دیکھیں نمرہ، اس پہ میں دو چیزیں کہوں گی۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ سعد صاحب کا کیونکہ بڑا سافٹ کارنر ہے اور سعد صاحب نے کہا کہ مارنگ بلوچ کو بھی آپ جو ہے وہ ریلیز کر دیں اور آپ ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کریں اور بات چیت کریں۔ دیکھیں شاید ان کے خیال میں ان کی اوپینین ٹھیک ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ صرف مجھے اپوز کرنے کے لیے انہوں نے یہ اوپینین دی ہے یا ان کی جینوئنلی اوپینین ہے۔ آئیدر وے آئی ریسپیکٹ ہز اوپینین۔ میری یہ اوپینین ہے جو میں نے کل آپ کو کہا پی ٹی آئی کے بارے میں بھی، اور پی ٹی آئی سے بھی زیادہ ایسے کسی بھی شخص کے لیے جو پاکستانیوں کا خون بہاتا ہے، جو پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، چاہے وہ خود کر رہا ہو یا اس کے گھر کا کوئی ممبر کر رہا ہو، جس خاتون کے والد خود ایک سرٹیفائڈ بی ایل اے کمانڈر ہے، ان کو یہ کہنا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ اور جو آپ نے ورڈ یوز کیا سیپریٹسٹ موومنٹ کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ بلوچستان کی جیولوجیکل پوزیشن اس طرح کی ہے کہ اس میں یہ انٹرنل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل مسئلہ ہے، یہ ایکسٹرنلی فنڈڈ ہے، اس میں افغانستان ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، ہر کسی کے سٹیکس ہیں اس کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا نہیں کمزوری نہیں ہے، یہ وہ ٹیررسٹ ہیں جن کو ہم نے، جن کا خاتمہ کیا، جن کا ہم نے، کیا ہم ان کو بھولتے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ان کو بھولا نہیں ہے؟ نمرہ، ان کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہی، نمرہ ان کے پاس حقوق، میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے جب کوئی جنگ لڑی جائے گی، اگر ہم حقوق کی بات کریں گے، انسانیت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق کی بات کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں میں خود اس کا حصہ بنوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ بلوچستان کے حقوق کی لڑائی الگ ہے اور بلوچستان جاری رہتی ہے۔ ایک بریک شامل کے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, हम बात करने लगे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो कि अक्सर हुकूमतों में सामने आता है, वो चीनी का स्कैंडल है। चीनी स्कैंडल वो माली बेज़ाब्तियां हैं जो चीनी की पैदावार, कीमतों और चीनी की जो पैदावार है या सब्सिडी जो होती है उसके हवाले से सामने आती है मुख्तलिफ हुकूमतों पे। ये क्या मसला है, इस पे बात करते हैं। साथ आप सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये जब भी कोई हुकूमत आती है, क्या ये किस तरह से हुकूमतों से जुड़ा है, ये स्कैंडल क्या है? अब तो वो क्योंकि व्हाट इज दिस शुगर अब तो स्कैंडल? ये क्योंकि फोन शोन्स आ गए हैं और लोग अब इस तरह की चीजें नहीं करते, बल्कि लोग तो घड़ी पहनने पे भी थोड़ा सा होते हैं कि यार फोन पे टाइम देख लिया करें। इससे पहले ना कैलेंडर लगा होता था, हर बंदा साल के शुरू में जाके पहले एक महीने में जाके आप एक कैलेंडर लेते थे और कमरे में लगा देते थे, जिसमें ना महीनेवार तारीखें होती थी और आप उसको रोल ओवर करते रहते थे। और जब भी कोई छुट्टी होती थी या कोई सीजन शुरू होना होता था तो उसके बॉक्स में लिखा होता था ईद उल फितर, तो आपको पता, या क्रिसमस या न्यू ईयर, तो या नौरोज अभी पिछले दिनों गुजरा है। हाँ जी। तो आपको हर साल पहले से पता होता था कि मार्च में नौरोज आएगा, फिर जुलाई में ईद आएगी, फिर अक्टूबर में अब आपको पता है कि सब अब आपको हुकूमतों पहले से में पता है शुगर स्कैंडल कि आएगा। हर मार्च में वो आपको कैलेंडर के अंदर एक डब्बा बना देना चाहिए कि शुगर स्कैंडल का वक्त आ गया। फिर आपको हर मई के अंदर एक डब्बा बना देना चाहिए कि ये गंदम के स्कैंडल का वक्त आ गया। फिर अक्टूबर के अंदर आपको एक डब्बा बना देना चाहिए कि लाहौर के स्मॉग के स्कैंडल का वक्त आ गया। और इस तरह हम अगर पाकिस्तान का तो कैलेंडर्स वाला वक्त नहीं रहा, लेकिन अगर एक नया कैलेंडर्स का वक्त अगर कैलेंडर निकालें तो मेरा ख्याल है हमें ये साल के त्यौहार वैसे ही रख देने चाहिए। क्योंकि कितनी अजीब बात है कि कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत आई हो, पीटीआई के दिनों के अंदर भी ये हुआ, जहांगीर, लेकिन नून लीग की तो हुकूमत के जब हम साल गिनना शुरू करते हैं तो 17-18 साल बन जाते हैं ना। 85 से शुरू करें जो फेडरल गवर्नमेंट के 17-18 साल बन जाते हैं, वैसे तो पंजाब हुकूमतें तो दीगर भी हैं। तो क्या वजह है कि अगर आपको हर साल पता हो कि नवंबर में मुझे जुकाम हो जाता है, लेट्स से आप सोचे कि नवंबर में तो आप जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा आपको थोड़े से विटामिन खाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, ठंड कोई तो चीज करेंगे ना। ये कितनी अजीब बात है कि हर साल ये स्कैंडल आता है। हर साल ये कहा पहले जाता से है कि पता ये होता है। सियासतदानों की वजह से, क्योंकि उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, उसकी वजह से जो है वो आर्टिफिशियली ये क्रिएट किया जाता है। सॉरी, पीका का वक्त है, इतना कहूं कि शुगर मिल्स पे बात करने की मैं एक दफा सजा भुगत चुका हूं। अच्छा। ये बात मैं मैडम को करने दूंगा, उनकी हुकूमत है। देखिए, ये उन्हीं एक से अवाम भुगती का थी सवाल सजा। है। मैं शुगर मिल्स पे बात करने से थोड़ा सा कासिर हूं। जी आमना, ये क्या मसला है? ये जो क्राइसिस है, इस पे जो तज्जियाकार हैं वो अक्सर ये तज्जिया करते हैं कि ये जाती मफाद की नजर हो जाता है, सियासी मफाद जिसमें शामिल है। देखिए नम्रा, हकीकत क्या है? अब अगर ये बात की, साथ साथ में बड़ी तमहीद बांधी, असल बात कोई नहीं की उन्होंने, सिर्फ तमहीद बांधी कि क्रिसमस आती करते है। ही नहीं वो असल बात न्यू ईयर करते हुए भी कह रहे आता हैं है। मैं डरता हूँ। अब क्या करें मैडम, मैं भुगत चुका हूं। मैं जिसको कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं वो उनमें से गुजर चुका हूं, शुगर पे टेलीविजन पे बात करने की वजह से। अच्छा नम्रा, दो बातें। एक तो पहली बात ये कि जहां साद साहब एक तरफ तो इन्होंने और इनके कप्तान ने अलम उठाया है हकीकी आज़ादी का, और फिर ये खुद इतने कैद हैं कि ये लॉ की, किसी लॉ की मौजूदगी की वजह से जबान भी नहीं अपनी खोल सकते। महकूम लोग तो हैं, बड़े अफसोस घर की बात जाना है। चाहते हैं, ये तो अपने बड़ी घर अच्छी वालों के बात साथ है। ईद गुजारना ये तो चाहते बड़ी अच्छी बात है कि हमारी आवाम को भी पता चल जाए और आवाम भी देख लें और सुन लें कि जो उनको हकीकी आज़ादी दिलाने निकले हैं वो खुद किस हद तक आज़ाद हैं और किस हद तक उनके लिए खड़े हो सकते हैं। दूसरी, और ये पहली मिसाल नहीं है। हम तो ये कमजोर से लोग हैं मैडम। ये साथ साहब हम तो बहुत कमजोर लोग हैं। ऑनेस्टली लफाजी साथ ज्यादा आपको करते छोड़े हैं। ना, असली बात बता दें आप मुझे, वो ये क्राइसिस है क्या? शुगर ये फिर बात बनता करते क्यों है हर हुकूमत में, हर साल क्यों बन जाता है? जो बात करते हैं लोग कि इसकी आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, ये क्यों होता है? देखिए ये नम्रा, तो होता ऐसी एक तो पहली बात ये कि मैं बड़ा क्लियरली आपको बताऊं कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस। तो मैं आपको इसका सियासी एंगल जरूर बता सकती हूँ। मैं उसके ऊपर जो टेक्निकल पार्ट के ऊपर मैं नहीं जा सकती, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस। तो मैं गलत नंबर्स और फिगर्स दूं, उसका फायदा नहीं है। बात ये है कि हमें थोड़ी सी नजर इस बात पे भी डालनी पड़ेगी कि कोरोना के टाइम पे सबसे बड़ा जो है ना बहरान आया था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और उसके अंदर देखा गया कि इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट ने और उस्मान बुज़दार ने किस तरीके
तरीके से उन रिपोर्ट्स को फैब्रिकेट किया, किस तरीके से उसके अंदर से जो उनकी पार्टी के अहम तरीन लोग थे उनको किस तरह से निकाला। बात यह है कि शुगर क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान का, और हमें इस चीज के ऊपर, मुझे तो खैर अभी करंटली नहीं पता कि अभी करंटली इसके ऊपर क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले अगर इसको क्वेश्चन करना है, इसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, तो सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना कि जहां से ये बात शुरू हुई, जहां से ये मसला शुरू हुआ, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जी इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार का इसमें क्या रोल आप कह रही हैं currently नहीं उन्होंने पता? इसमें से कितने पैसे कमाए, उन्होंने इसमें से किस तरह से जालसाजी से किस किस से पैसे लिए, कैसे कैसे पैसे बनाए, किस तरह से अवाम के ऊपर मुश्किलें डाली। पहले तो हम वहां से शुरू करते हैं ना, फिर हम आगे आएंगे तो पता चलेगा कि मे बी हम हमेशा वहीं से शुरू करते हैं लेकिन हम खत्म नहीं कर पाते। अभी जो एक हम अभी तक शुरू भी नहीं कर पाए वहां से। 34-35 रुपए चीनी की फी किलो कीमत में इजाफा हुआ, ये रिसेंटली अभी हुआ, ये क्राइसिस ये बन चुका है, दस्तयाब नहीं है मार्केट में चीनी, बताया जा रहा है जखीरा अंदोज उसको जखीरा कर रहे हैं, ये हुआ है रिसेंटली। नहीं, मैं उसके ऊपर इसीलिए बता रही हूँ कि उसके ऊपर ये जो आपने जखीरा अंदोज वाली बात की ना, ये बड़ी अच्छी बात की, ये बात मैं भी करने लगी थी कि एक और इशू ये भी है कि आज की तारीख में अगर हम शुगर की बात करें, शुगर क्राइसिस की बात करें, तो हमें ये भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरी नहीं है कि ये मिल्स वाले और जो शुगर इंडस्ट्री है उनकी तरफ से कुछ हो, इसके अंदर जो मिडिल मैन होता है ना, क्योंकि आपको पता होगा मरीम नवाज साहिबा ने एग्रीकल्चर के उसके अंदर भी यही किया। इंशाल्लाह इस बार वीट की सिचुएशन भी बहुत बेहतर होगी पहले से, कि उन्होंने कहा कि मैं मिडिल मैन वाला कल्चर खत्म कर रही हूँ, गवर्नमेंट और एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि जो मिडिल मैन है ना, उसका रोल बड़ा नेगेटिव है, तो उसको या तो हमें रेगुलेट करना पड़ेगा और यहाँ उसको खत्म करना पड़ेगा, और उसको रेगुलेट अगर हम करेंगे तो हमें विद स्ट्रिक्ट एक्शन रेगुलेट करना पड़ेगा, ताकि जितने भी लोग, अनफॉर्चुनेटली एक और भी रियलिटी है, सिर्फ आपने शुगर की बात की, पाकिस्तान के अंदर बड़े अफसोस की बात है, सारी दुनिया में जब कोई त्यौहार होता है, जब क्रिसमस होता है, होली होती है, तो चीजों की कीमतें कम कर दी जाती हैं आवाम को फैसिलिटेट करने की। पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये जो मिडिल मैन है ये चीजें रख लेते हैं अपने पास, ताकि चीजों की कीमतों में, अब रमजान का महीना है, चीजों की कीमतों में इजाफा, इसके ऊपर सेवेयर क्रैकडाउन पंजाब में किया जा रहा है। पंजाब की जो प्राइस कंट्रोल की एडवाइजर है वो कर रही है। आपका ज्वाइन करने के लिए, आमना साथ साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।